आज पिछले वीडियो में आपने देखा था, आप लोग सब लोग रेडी हो जाइए और कापी कलम निकाल करके अब हम लोग अगला पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अपना आगे का। आज आपका बात होगी सेल नियतांक या सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। ये आज हम लोगों की बात होगी सेल कांस्टेंट या सेल स्थिरांक। क्योंकि इसको इसलिए लिया गया है कि इससे पहले आपने पढ़ा है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो विशिष्ट चालकता में आपको फार्मूला दिया गया। विशिष्ट चालकता को किससे व्यक्त किया जाता है? कप्पा से। विशिष्ट चालकता को कप्पा से व्यक्त किया। देखो बड़ा ही आसान है, अब क्योंकि उसी फार्मूला पर आधारित है और छोटा सा है। सेल कांस्टेंट आता भी है कि सेल स्थिरांक क्या है, इसे कहा जाता है। तो इसके लिए आपको विशिष्ट चालकता का आपको एक फार्मूला दिया गया होगा कि कप्पा इक्वल टू, ये कप्पा है, कप्पा इक्वल टू सी इंटू एल अपान ए। आपने वहाँ फार्मूला पढ़ा होगा, कप्पा इक्वल टू सी इंटू एल अपान ए, जिसमें आप सी क्या है आपका चालकता, कंडक्टिविटी, और कप्पा आपका है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता। उसमें यल क्या है? दो विलयन में जो दोनों प्रतिरोध लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं दोनों विलयन में, उन इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी। यल क्या है? दो, यहाँ देखो एल इक्वल टू दो इलेक्ट्रोडों के, या खाली दो क्या कहेंगे, चाहे लिख देंगे इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी। ये हो गया। ए क्या है? ए जो है इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का एरिया या क्षेत्रफल। इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। राइटिंग आप बना के अपना लिखिएगा, मेरे राइटिंग में मत जाइएगा। और आपको यहाँ केवल बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जिससे आप आसानी से इसको तैयार कर लें। एग्जाम आपको देना है, हमें नहीं। हम आपको सब कुछ बता दिया जा रहा है डिटेल, ठीक है। तो ये देखिए यल अपान ये जो होता है, यही चीज, यही आपका कहा जाता है आपका सेल स्थिरांक। समझ रहा है ना? इसमें कप्पा जो है विशिष्ट चालकता, ये चालकता है, और जो यल अपान ए है इसी को सेल स्थिरांक कहा जाता है, ठीक है। यल अपान ए सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक, अब इसी से आप डिफिनीशन सेल स्थिरांक की तैयार करेंगे। सेल स्थिरांक का परिभाषा क्या हो जाएगा? तो देखिए, किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन में इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसी के अनुपात को ही कहा जाता है सेल स्थिरांक। देख रहे हैं ना? इसी से आप डिफिनीशन तैयार कर लेंगे, परिभाषा। देखिए, किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन में, विद्युत अपघट के जलीय विलयन में इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात उस विलयन का है, या अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। सेल स्थिरांक
कहलाता है। ठीक है, गर्मी बहुत होती है। अब देखिए सेल स्थिरांक मतलब किसी, जब इसी से आप डिफिनीशन आप इसी से निकाल लेंगे कि किसी भी विद्युत अपघट के जलीय विलयन में इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो L/A है इसी को कहा जाता है सेल कांस्टेंट या सेल स्थिरांक। ठीक है, अब इससे आप फार्मूला देखिए। अब यहाँ सेल स्थिरांक का आपका कप्पा यहाँ है, इसे अच्छा कप्पा यहाँ है आपका, तो देखिए कप्पा इक्वल टू हो जाएगा C गुणे सेल स्थिरांक। क्या हो सकता है? अब ये C जो है चालकता क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। चालकता क्या होता है आपका, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकता। तो इसको लिख सकते हैं कप्पा इक्वल टू C के जगह 1/R इंटू सेल स्थिरांक। अच्छा, अब इसी से आप पक्षांतर कर दीजिए तो सेल स्थिरांक इक्वल टू ये कप्पा आपका क्या है, विशिष्ट चालकता, सब हिंदी में लिख डालिए, विशिष्ट चालकता गुणे प्रतिरोध। विशिष्ट चालकता गुणे प्रतिरोध, ये आपका हो गया। अगर इससे भी बता सकते हैं कि किसी जलीय विलयन की विशिष्ट चालकता और उसके प्रतिरोध का गुणनफल ही उसका सेल कांस्टेंट या सेल स्थिरांक कहलाता है। और यह सेल स्थिरांक प्रत्येक कहलाता है ना, यहाँ एक लाइन बढ़ा दें कि यह सेल स्थिरांक प्रत्येक सेल के लिए निश्चित होता है। हाँ, सेल स्थिरांक जो होता है वो कांस्टेंट है, तो सेल स्थिरांक का आपका प्रत्येक सेल के लिए निश्चित होता है। समझ रहा है? और इसका मात्रक चाहे मीटर इनवर्स कर दीजिए चाहे सेंटीमीटर, इसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है, माने सेल कांस्टेंट जो आपका है, किसी भी विद्युत अपघटनी का सेल स्थिरांक जो होता है वो विद्युत अपघटनी के जलीय विलयन में इलेक्ट्रोडों के मध्य की जो दूरी है उनकी और उसके इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसी के अनुपात को सेल स्थिरांक कहा जाता है। और यह सेल स्थिरांक प्रत्येक सेल के लिए निश्चित होता है। अब आप फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। इसी से आप विशिष्ट, देखो अगर ये भी पूछा जाता है विशिष्ट चालकता और चालकता में संबंध, इससे भी बता सकते हैं आप विशिष्ट चालकता और चालकता में संबंध है, अगर पूछ रहा है इसको भी आप बता सकते हैं। और इससे आप न्यूमेरिकल या छोटा सवाल भी आएगा, इससे आप सवाल भी हल कर सकते हैं। इसलिए फार्मूला आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ रहा है? तो फार्मूला को आप निश्चित याद रखें, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। हो गया? देखिए अब आपका अगला पॉइंट चलेगा। अभी आपने चालकता पढ़ा, विशिष्ट चालकता पढ़ा और सेल स्थिरांक, अब आपका तुल्यांकी चालकता। अगला पॉइंट है तुल्यांकी चालकता, या इसको कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या तुल्यांकी, इसको आप ध्यान देंगे शॉर्ट में लैम्डा ई क्यू से प्रदर्शित किया जाता है।
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी तुल्यांकी चालकता को लैम्डा ई क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये तुल्यांकी चालकता है। इसको जैसे अगर मान लीजिए ये आपके यहाँ ये विलयन भरा है, एक बर्तन में आपका यहाँ विलयन भरा हुआ है और इनमें इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ठीक है। इन इलेक्ट्रोडों के विलयन में आपका ये पहले द्रव भरा हुआ है। अब इसमें जब विद्युत अपघट्ट डालेंगे, विद्युत अपघट्ट का जो विलयन डालेंगे वो 1 ग्राम तुल्यांक विलयन डालेंगे। कितना? 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट डाल दिया जाएगा। 1 ग्राम तुल्यांक। ठीक है। इसमें तब आपका ये जो जलीय विलयन विद्युत अपघट्ट नहीं बनेगा। ये कोई भी विद्युत आपका विद्युत अपघट्ट का विद्युत अपघट्ट पदार्थ डाल देंगे और इनके बीच की दूरी आपका यल है। आपका बीच की दूरी क्या मान लेंगे? यल। और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। अनुप्रस्थ काट का इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए। जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसमें इलेक्ट्रोड में अगर यदि उसके बीच की दूरी यल बराबर 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसको इस तरीके से भी आप बता सकते हैं कि बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस इलेक्ट्रोडों में जो विलयन आपका विद्युत जलीय विलयन आएगा, समझे ना, उसमें से उससे जो विद्युत धारा आपको उत्पन्न होगी वही कहलाएगी इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। समझे ना। इसको इस तरीके से परिभाषित, या और आसान तरीका इसको देखो, इस तरीके से ना बना के आप देखिए। अब ये कर दीजिए। इसमें बनाएंगे तो आपको लिखना होगा जैसे 1 सेंटीमीटर वाले तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो विलयन विद्युत अपघटनी विलयन उपस्थित होता है, वह उससे जो धारा प्रवाहित होगी वो इसकी विद्युत चालकता कहलाएगी। या और आप एक और फिगर आप पढ़ा है आपने, क्यूब। इससे आप आसानी से पढ़ लेंगे। ये हो गया। मान लीजिए ये क्यूब है, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है। ये आपका क्यूब हो गया। क्यूब का मतलब घन। ठीक है। तो ये घन का आयतन कितना हो जाएगा? 1 घन सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन। आयतन 1 घन सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इतना छोटा बर्तन आपको अगर नहीं मिला, ठीक है, तो इसको आप किसी बड़े बर्तन में भी रख सकते हैं। जैसे ये बड़ा आपका बर्तन है, ठीक है, इसमें आपका जल ये विद्युत अपघटनी विलयन भरा हुआ है। इसमें भी विद्युत अपघट की मात्रा कितना मिलाएंगे विद्युत पदार्थ? 1 ग्राम मिलाएंगे। 1 ग्राम तुल्यांक, माने 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट मिलाने के बाद ये जो विलयन तैयार हो रहा है, इसमें विलयन आपका भरा है, इसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। और इसमें अगर इसी में देखिए ये छोटा सा पात्र डाल दिया गया, इसे किसी बर्तन में से एक डब्बा आप पानी निकालते हैं, समझ आ रहा है ना, एक डब्बा पानी निकाला जाता है, इसी में एक क्यूब एक छोटा सा डाल दीजिए। तो इसके बीच में क्यूब में जितना भी विलयन आएगा आपका, जितना भी विलयन इसमें उपस्थित है, समझ रहा है, उससे जो आपकी विद्युत धारा उत्पन्न होगी या विद्युत धारा प्रवाहित होगी वही आपका कहलाएगा तुल्यांकी चालकता। समझ रहा है ना। और इसका आयतन कितना? 1 घन सेंटीमीटर। तो इससे परिभाषा आपकी आसान हो जाएगा, आसान लिख के कि किसी 1 ग्राम, ये 1 घन सेंटीमीटर, इसका आयतन कितना है? 1 घन सेंटीमीटर। तो देखिए इसकी परिभाषा कैसे तैयार होगी कि 1 घन सेंटीमीटर, या पहले लिख देंगे किसी विद्युत अपघट्ट के किसी
किसी विद्युत अपघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले जलीय विलयन में विद्युत अपघट्ट का कितना घुला है पदार्थ 1 ग्राम तुल्यांक। जलीय विलयन में विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता है तो उस विलयन की चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। तुल्यांक की चालकता कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? अब देखिए, माने अगर थोड़ा इसमें क्यूब ले लिया गया, एक छोटा सा पात्र इसी में डुबा करके इसके अंदर जितना आपका विलयन आएगा, है समझ आ रहा है, उससे जो उसकी जो चालकता होगी उस विलयन की, वही कहलाती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या तुल्यांक की चालकता। ठीक है, तो इसको आप बड़े आराम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले जलीय विलयन में विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता है तो उस विलयन की चालकता उसकी तुल्यांक की चालकता कहलाती है। ठीक है, इसके फार्मूला आप जरूर याद करेंगे। इसको प्रदर्शित करते हैं लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा 1000 अपॉन एक, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, आप लैम्डा EQ मालूम है तुल्यांकी चालकता, लैम्डा EQ क्या है? तुल्यांकी चालकता। कप्पा क्या है आपका? चालकता। और यहाँ यन आ गया, यन आपने पढ़ा है नॉर्मलता, जहाँ यन इक्वल टू विलयन की नॉर्मलता। ओके, या इसको एक और फार्मूला इसको भी याद कर लेंगे, लिख देंगे लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू वी, माने VEQ क्या है आपका? V, जहां VQ इक्वल टू 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का आयतन। EQ क्या है? VEQ 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का आयतन, 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का आयतन। हो गया? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक ओम इनवर्स, अगर फिगर नहीं बनाने आ रहा तो ओम इनवर्स सीधे लिख देंगे, सेमी स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। गया? इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स अब सेमी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। ठीक है, इसको आप हम समझ में गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद इसको स्क्रीन कर लीजिए। अब हम अगला चलते हैं। इसके बाद इसको रहने दे रहे हैं। अब इसको जो का तो अब देखो, अगला प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मालूम हो गया, तुल्यांकी चालकता, तो मोलर चालकता सेम इसी पदार्थ तो बहुत ही आसान है। एक तो अगर कंप्लीट हो गया तो दूसरा कंप्लीट होने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और देखिए, मोलर चालकता, मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी
मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता, इसे प्रदर्शित किया जाता है लैम्डा एम से, लैम्डा एम, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, सेम वही चीज़ है जो तुल्यांकी चालकता आपने पढ़ा, लगभग सेम वही चीज़ है। इसमें भी आपका सेम यही फिगर, सब कुछ वही। इसमें अंतर क्या होगा, करना होगा, यहाँ जो इक्विवेलेंट ये पदार्थ जो आपने लिया है, ये जो आपने पदार्थ लिया है विद्युत अपघट का, वो 1 मोल ले लेंगे आप। मोलर कंडक्टिविटी है ना, तो पदार्थ रहेगा 1 मोल, 1 मोल। माने जब आपका जलीय विलयन में, देखिए यहाँ भी विद्युत अपघट का जलीय विलयन बनाएंगे तो विद्युत अपघट का जो पदार्थ लेंगे वो आपका 1 मोल लेंगे, ठीक है। तो आपको सेम वही प्रक्रिया करना है कि जब उसको एक इकाई आयतन वाले बर्तन में, अगर सेम परिभाषा वही आएगी जो जिसे आप तुल्यांकी चालकता आपने पढ़ा, तो यहाँ भी आपको विलयन ये पूरा भरा हुआ है, इसमें 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाला कोई बर्तन डुबा दिया जाता है और उसमें से जो विद्युत अपघट का जलीय विलयन निकाल लेंगे, समझा ना, तो वह विलयन 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाला आएगा। उस विलयन से जो चालकता होगी वही उसकी कहलाती है मोलर चालकता। सेम यही आपका रहेगा। देखिए इसकी भी डिफिनीशन सेम वही चीज आएगी। किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन में विद्युत अपघट के जलीय विलयन नहीं कहेंगे, 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले, 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले जलीय विलयन में विद्युत अपघट का यदि विद्युत अपघट का 1 मोल घुला होता है तो उस विलयन की चालकता, उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते, ठीक है। ये आपका मोलर चालकता है, इसे कैपिटल एम से लैम्डा एम से प्रदर्शित किया जा रहा है। अब सेम वही चीज जो फार्मूला आप इक्विवेलेंट के लिए आपने पढ़ा था कंडक्टिविटी के लिए, वहां क्या था, कप्पा इक्वल टू क्या था, कप्पा इक्वल टू करेंगे, ये है लैम्डा एम निकाल रहे हैं, मोलर चालकता निकाल रहे हैं ना, तो लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन यम। देखिए वहाँ यम था, यहाँ आ गया यम। यम आपका यम क्या है, मोलरता आपने पढ़ा है, जहाँ यम इक्वल टू मोलरता। और इसके पहले आप नॉर्मलता और मोलरता के बारे में जान भी गए हैं बहुत पहले। या इसको एक और लिखा जा सकता है, या लैम्डा इक्वल टू यम क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू वी एम। ये जहाँ वी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मोल आयतन वाले विलयन का 1 मोल विलयन का आयतन घन सेंटीमीटर में,
1 मोल विलयन का आयतन घन सेंटीमीटर में, ये आपका हो गया। अच्छा, इसका भी मात्रक वही होगा जो उसमें पढ़ा आपने, इसका मात्रक ओम इनवर्स, चाहे ओम कर दीजिए चाहे ओम बना लीजिए, ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। वहाँ ग्राम तुल्यांक इनवर्स था, एक तैयार हो जाएगा तो दूसरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ? आप इसको बिल्कुल आराम से कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक लास्ट बच रहा है और बता दीजिए। एक थोड़ा ये बराबर अगला जो टॉपिक आ रहा बराबर पूछा भी जाता है। जरूरत नहीं है। अगला है आपका, देखिए अभी आपने पढ़ा मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता है, तो अब आपका मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध ये बड़ा पूछा जाता है कि मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध। ठीक, मोलर चालकता माने मोलर कंडक्टिव एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिव दोनों में रिलेशन आपका देखना है। तो बहुत ही आसान है रिलेशन, आप देखिए तुरंत पकड़ लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोलर चालकता अभी आपने पढ़ा है कि लैम्डा m इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है, कप्पा इंटू 1000 अपान n। ठीक है, आपने मोलर चालकता को पढ़ा है, मोलर चालकता है ना, हाँ, इसको आप m कर दीजिए। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ तुल्यांकी चालकता को आपने पढ़ा है लैम्डा ई क्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। ये समीकरण नंबर 2। अगर देखो मोलर चालकता है आपका कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, इसका है तुल्यांकी चालकता कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। दोनों को डिवाइड कर दो, 1 में 2 से डिवाइड, हम यही डिवाइड कर रहे हैं। आप अब लिख देंगे कि समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर या डिवाइड करने पर, अगर यहीं आप डिवाइड कर दीजिए तो ये इतना और ये आपका खत्म हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। आप देख रहे हैं, और ये हो जाएगा, देखो लैम्डा m इसको अपान लैम्डा ई क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान m अपान 1 अपान n। हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। हाँ, तो या लैम्डा m अपान लैम्डा ई क्यू इक्वल टू हो जाएगा n अपान n, ये हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और आपका देख रहे, n क्या है, विलयन की नॉर्मलता, m क्या है, मोलरता। आपने नॉर्मलता मोलरता में पढ़ा था कि नॉर्मलता अपॉन मोलरता इक्वल टू n, स्मॉल n, या इसको भी अगर मान रखेंगे तो वही आएगा भी विलय का अणु भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। तो आपको वहाँ पढ़ाया गया था कि n अपान m, जहाँ नॉर्मलता n अपान m यानी नॉर्मलता अपॉन मोलरता इक्वल टू होता है स्मॉल n। तो अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा ई क्यू इक्वल टू स्मॉल n, ये हो गया आपका। n क्या है आपका, जहाँ n इक्वल टू नॉर्मलता, ये अम्ल। अब देखिए विद्युत अपघट का जो विलयन आपने घोला है वो अम्ल, विद्युत अपघट का जो विलयन बनाया है वो विद्युत अपघट आपने अम्लीय मूलक घोला है कि क्षारीय घोला है, या दिया गया है किस प्रकार का अम्ल है। तो ये n क्या था, अम्ल की क्षारकता, वहाँ भी बताया गया था अम्ल की क्षारकता, या n इक्वल टू अगर क्षारक कोई है तो क्षारक की अम्लता, स्मॉल n इक्वल टू अम्ल की क्षारकता अथवा क्षारक की अम्लता। तो ये आपका मोलरता और तुल्यांकी चालकता में संबंध है, रिलेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए